नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम दिल्ली। अमृता सर जब बोलते हैं तो मन करता है उनको सुनते रहो। मेरे संग बातचीत में उन्होंने विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। चलते हैं उनके पास, पूरी बातचीत सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अमृता सर आपका। मैं तो देख रहा हूँ कि एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन कोचिंग संचालक जो है अमृता जी, वो एक बहुत बढ़िया नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस चैनल पे आप जा रहे हैं, ये गोदी मीडिया के, वहाँ पे आप बैंड बजा रहे हैं। ये हुनर जो है, आप अच्छा ईमानदारी से बताइए, अब आपको क्या लग रहा है कि आप बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन नेता हैं, जो आप शैली में, जिस शैली में बात करते हैं, विश्व गुरु जी की धोते हैं, क्या आप भी कहीं राष्ट्रसभा वास्तव जाने के लाइन में हैं? क्या मामला है? इतना तीखे तेवर आ कहाँ से रहे हैं आजकल आपके? आपने शुरुआत ही ईमानदारी से की, तो अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो आप इसी तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी विचारधारा को कंप्रोमाइज नहीं किया है, आपने अपने सिद्धांतों को कंप्रोमाइज नहीं किया। आप हमेशा उस नजर से देखते रहे, आपने हर गलत के खिलाफ बोला। कहीं ऐसा नहीं रहा कि कभी आपका कोई अपना आदमी गलत कर रहा है तो आप पीछे हट जाए, नहीं। तो फिर वो डर अंदर से एकदम खत्म हो जाता है, आप सीना तान के कहीं भी खड़े होते हैं। मैं देखता हूं आज कोई भी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, मैं अकेला चला जाता हूं। अभी मैं रांची के प्रोटेस्ट में गया, एकदम अकेला। मैंने कहा यार दिक्कत होगी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वहां देख रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तमाम, और जो है कितने तो उसमें सेलेक्टेड जो ऑलरेडी वहीं पोस्टेड थे, वो आके मेरे लिए घेराबंदी कर रहे हैं। तो वो जो प्रेम कमाया है, निस्वार्थ भाव से जो बच्चे प्रेम करते हैं, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है और ये हिम्मत आती है। अब सर, जब आपने रांची का जिक्र कर दिया तो बात जी जी रांची जी। से शुरू करते हैं। बड़ी सफाई के संग जो भक्त हैं वो रांची को, प्रोटेस्ट को कंपटीशन में बदल रहे हैं। जंतर मंतर बनाम रांची, जबकि स्टूडेंट अच्छा। स्टूडेंट है। हम जैसा जंतर मंतर पे लाठीचार्ज की निंदा, उससे ज़्यादा निंदा रांची पे भी, निंदा निंदा पे कोई कमी नहीं है। हम लोग आलोचना में कोई कमी नहीं है। और क्योंकि सही बात है कि छात्र पे लाठी चलाने का मतलब ही नहीं है। वो सरकार बड़ी कमज़ोर होती है, नपुंसक होती है, तो छात्रों पे लाठी चलाए, पानी की गोले बरसात चलाए। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो रांची में एक साहब को बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है, अंबानी के चैनल के अमन चोपड़ा जी को, कि साहब बड़ा गलत किया, पुलिस ने उनको बिठा दिया। वो आईसीयू में चले गए भाई कैमरा लेकर। बच्चे बच्चे को पता है कि आईसीयू के बाहर जूते उतारे जाते हैं, सर्जिकल कैप पहनी जाती है, तब आईसीयू में अलाउ करता है, डॉक्टर जाते हैं। आप कैमरा लेके चले गए। पुलिस ने उनको इसलिए पूछा कि भाई डॉक्टर की कंप्लेंट है, और उनको शहीद बताया जा रहा है। बड़ी सफाई के संग सरकार चाहती है कि छात्रों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, जैसे आम भारतीय के मन में दीवार खड़ी कर दी गई है। ये क्या खेल में कामयाब हो रहे हैं? जंतर मंतर बनाम रांची, ये चल रहा है, आप क्या हो बताइए, पाएगा? ये गलत नहीं है जाके बोलना यहाँ पे जुनैद की बिरयानी नहीं है। इस तरीके के शब्दों से आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को बांटने का काम, जिस पे लगातार पिछले 2-3 महीने से मीडिया पे चोट हुई, लेकिन आप वो काम करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। जंतर मंतर जो आपके बगल में था, आप नहीं गए। आप लगातार आखिरी दिन तक भी प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज करते रहे। इस प्रोटेस्ट में ये कमियां, इस प्रोटेस्ट में ये कमियां। जो प्रोटेस्ट एक सफल प्रोटेस्ट भी रहा, जो उस प्रोटेस्ट की मांगे मानी गई, सरकार झुकी। जो एक सरकार 12 साल से किसी की सुनती नहीं थी, ये कहा जाता था कि कुछ भी कर लो, उस सरकार को झुकाया, एक बड़ा काम हुआ। मीडिया को तो कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सीखना चाहिए। किससे? झारखंड प्रोटेस्ट से। क्या सीखना चाहिए साहब? और ये अभी भी ठीक अंतर नहीं बता रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाला वो बच्चा जो नीट पेपर लीक से आहत था, वो या उससे जुड़े लोग थे। नीट पेपर लीक, नीट का एग्जाम कौन देता है? जो बच्चा 12th पास करता है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, जिनको ग्रेजुएट हुए 3-3 साल हो चुकी हैं, लेकिन वो हर बार उनकी मेहनत बलि चढ़ जाती है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी सीटें बेच दी गई, कभी टीडीपीएल ने घोटाला कर दिया, कभी अभय तिवारी जैसे लोगों ने अपने लोगों को घुसा दिया। तो बड़ा अंतर है दोनों जनरेशन में, कम से कम 5-7 साल का तो अंतर है। और दूसरी चीज कि झारखंड वालों ने भी तो सीखा ना कि गाली देने वाले लोगों पे सरकार ने किस तरीके से शिकंजा कसा। आप देखिए ना कितनी एफआईआर हुई। तो उन लोगों ने भी सीखा, तो वो एक अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। मैं और आप
अगर ट्वीट में ये लिख दें कि भाई हेमंत सोरेन साहब ने शिक्षा मंत्रालय भी संभाल रखा है, कार्मिक विभाग भी, ये सब की जिम्मेदारी वो 1 साल से लेकर के बैठे हैं, हम ये लिख भी दें कि उनका इस्तीफा हो जाए, ये लोग लेकिन क्या दिखा रहे हैं, वहां कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। अबे मेरे, आपके, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मांगने से इस्तीफे हो जाएंगे क्या? सब तो मांग रहे हैं ना, गडकरी का दिला दो। ये तो जनता ने मांगा था, जैन जी ने मांगा था, कॉकरोचों ने मांगा था, तब तुमने मजबूरी में कराया। अब अगर झारखंड के बच्चे नहीं मांग रहे इस्तीफा, तो तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, जाके उनको पाठ पढ़ाओ कि भाई तुम लोग भी इस्तीफा मांगो। इसमें हम लोगों से क्यों सवाल पूछ रहे हो कि तुम नहीं मांग रहे? हमारे मांगने से हो जाए तो मैं सीधा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग लूं कि साहब अब आपको बहुत टाइम हो गया, अब आपको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, आपने इतने साल मार्गदर्शन कर लिया देश का। बताइए आप, हमारे आपके मांगने से थोड़ी होगा। बच्चों की 3 मुख्य मांगे हैं कि जो एग्जाम टीडीपीएल ने कराए वो रद्द होने चाहिए। दूसरी चीज कि यहां जंतर मंतर पे 25-26 दिनों तक सरकार ने संवाद का कोई रास्ता नहीं खोला। इनफैक्ट 20 तारीख तक नहीं खोला जब ये संसद मार्च हुआ। वहां इस विधानसभा मार्च से पहले भी संवाद का रास्ता जारी है। भाई 2, 4, 5 बार संवाद होगा, सरकार कह रही है कि हम कुछ, इतनी आसानी से तो कोई सरकार मांगे मानती नहीं है। अटल जी कहते थे कि भाई सरकारों का चरित्र, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, कहते थे, तो इतनी आसानी से तो मानेंगी नहीं। 5 मांगे रखी हैं, 2 मान ली, फिर 3 मांगी जाएंगी, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन यहां क्या है, इस्तीफा मांग लो। अरे भाई खाली इस्तीफा अगर मांगना है, वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक सिंबॉलिक था, 100 बार कह दिया कि शिक्षा व्यवस्था में यहां से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। अगर इस्तीफे मांगने की बात आ जाएगी तो एक लंबी लिस्ट है, फिर राजस्थान के मोहन दिलावर का भी होना चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, जो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं। होना चाहिए कि नहीं? तो बात ऐसा नहीं है कि खाली ये इस्तीफे से, ये सरकार के लिए एक सबक था कि भैया सोचो, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पे, परीक्षा प्रणाली पे ध्यान नहीं दोगे तो इस देश का युवा छीन लेगा आपसे अकाउंटेबिलिटी, वो चीज था। लेकिन अब डिबेट्स में आप एक ही चीज देखेंगे, सीजेपी पार्टी क्यों नहीं जा रही झारखंड? ये मुद्दा है क्या कि सीजेपी पार्टी नहीं जाएगी तो मुद्दा बड़ा नहीं है, सरकार को नहीं सुनना चाहिए? अभी डिबेट में एक ही बात हो रही है। आप देखो, चाहे वो अमन चोपड़ा जी हो, किसी को भी ले लो, इन लोगों ने वहां के बच्चों के मुद्दों को बहुत नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वहां के मुद्दे देश भर के लोगों तक पहुंच गए कि झारखंड में क्या हो रहा है। ये बस एक कंपैरिजन गेम खेल रहे हैं, बस ये बता रहे हैं वहां की सरकार ने क्या किया, यहां की सरकार ने क्या किया। अरे हम तो कह रहे हैं लाठी चली, इधर अमित शाह जिम्मेदार है तो उधर हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। क्यों चली भाई, नौबत क्यों आई? अगर सरकार संवाद कर रही थी तो सरकार भरोसे में क्यों नहीं ले पाई कि आप अपने विधानसभा मार्च को पोस्टपोन कर दीजिए? सरकार अगर भरोसे में ले पाती तो शायद बच्चे पोस्टपोन कर लेते। ठीक बात है। मैं ये देख रहा था कि एक पॉडकास्ट करते हैं साहब, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनके पॉडकास्ट पे सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो सेक्स की दवा बेचने का विज्ञापन करते हैं, बालों में तेल कैसे उगाए इसका विज्ञापन करते हैं, मतलब जो माल दे दे रजिया वहीं नाचेगी टाइप का प्रचार करते हैं। तो वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चला था, वो भाई साहब कह रहे थे कि साहब देखिए कितना गलत है, यहाँ पे राम का नाम लेकर, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को माल बेच दिया गया। तो मैंने तो उसे वीडियो बनाया कि क्या बुरी बात है, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सीता के पति राम का नाम लिया, राम मंदिर बनाया, चंदा चोरी करी और नीता के पति अंबानी को फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन वो साहब कह रहे थे कि बड़ा गुनाह हो गया कि वहाँ पे नाम अल्लाह का रहेगा। तो वो जो फैज़ अहमद फैज़ की क्रांतिकारी गज़ल थी उसको भी उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, नाम भी ले दे रहा हूँ, शुभंकर मिश्रा। तो इस तरह के जो पॉडकास्ट वाले लोग हैं, इस तरह के जो पत्रकार लोग हैं, क्या ये खुद करते होंगे ये विश्व गुरु जी की भक्ति में, या इनको सरकार से कहा जाता होगा कि इस तरह की लाइन बना दो कि छात्रों के आंदोलन को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दो? अब अगर आप देखेंगे उस आंदोलन से पहले के तमाम आंदोलन सफल नहीं हो पाए, उसकी एक बड़ी वजह यही रही कि आंदोलन को शुरुआत में ही नैरेटिव बना करके खत्म कर देना। मैं इस आंदोलन की हिम्मत की दाद देता हूं कि इसको खत्म करने की भी बहुत कोशिश की गई, बट ऊपर भगवान बैठा है और वो जानता है कि इस देश को अब ऐसे एक आंदोलन की जरूरत है जो सरकार के इस घमंड को तोड़े कि भैया अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बदल दिए जाओगे।
तो वो इस आंदोलन ने करके दिखाया इन तमाम कोशिशों के बाद भी। देखिए क्या होता है ना कि सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं, किसी के सेंटिमेंट्स भगवान राम के साथ हैं, किसी के सेंटिमेंट भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, सबके अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप तब कहने के हकदार हो, आज बीजेपी हमारे आपके भगवान राम के बोलने के तरीके पे भी प्रश्न उठा सकती है। हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये बता सकती है कि नहीं नहीं तुम तो ढोंग कर रहे हो, लेकिन ये श्री हनुमान जी को पतंग में उड़ा सकते हैं, ये अपनी रैली में सामने नचा सकते हैं, ये भगवान के मंदिर में जाते वक्त डमरू बजाते हुए अपनी ही फोटो का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम ने इनकी पार्टी की सदस्यता ली है। हम और आप नाम नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, ये बताएंगे किसको पूजा करनी है, किसको पूजा नहीं करनी है। ये हनुमान जी को नचा रहे हैं जैसे दत्तक पुत्र हैं पार्टी के, ये तो गलत है ना साहब। ये आस्था का जो विषय होता है, मेरा ऐसा मानना है संजय भाई कि इसको राजनीति से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है कि कौन कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितना बड़ा टीका लगा रहा है। ये राजनीति में अगर यही मुद्दे बनेंगे तो जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अस्पतालों की इतनी बुरी स्थिति, अभी आपने कल परसों एक बयान सुना होगा राघव चड्ढा जी का, वो अभी दूसरी पार्टी में गए और वहां पे बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। वो क्या दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कट चल रहा है भाई, दवाइयों में कट चल रहा है, और कट से क्या है, वो एट द एंड जो खर्चा है वो मरीजों पे पड़ता है। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी कमाल की बात कही है। तो इस सरकार में ऐसा लगता है कि इतने कम जानकार लोग बैठे हैं जो हर चीज को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इस चीज पे आ जाता हूं। मैंने पूरी लिस्ट को ट्यूट किया, पहले मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा वो लिस्ट निकाला और वहां से देखा कि कितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं जो पार्टी को, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में चंदा दिया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, जिसको ये बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, और वो खर्चा किस पे पड़ रहा है, मरीजों पे पड़ रहा है। बट इनको कोई ये बताए साहब, इनको कोई ये बताए कि जब आप डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से 27 करोड़ रुपए की डोनेशन लेते हो, जब आप नेक्टो फार्मा से 25 करोड़ रुपए लेते हो हेट्रो ग्रुप से, जब आप सिप्ला से 36 करोड़ रुपए लेते हो, जब आप सन फार्मा से 31 करोड़ रुपए पार्टी फंड में लेते हो, और ऐसी पूरी एक लंबी लिस्ट है, तो आप बताओ ये किसकी जेब से पड़ रहा है? इनको नहीं पता कि ये हॉस्पिटल मरीजों से ही वसूलेगा। तो पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन कंपनी हो, या फिर स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट हो, या फिर हॉस्पिटल, इनसे सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि ये पार्टी फंड में पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि इस सब का बोझ किस पे पड़ रहा है, विद्यार्थी पे पड़ रहा है, मरीजों पे पड़ रहा है। लेकिन ये इसको नहीं देखेंगे। आप बताइए, एक हॉस्पिटल की मजबूरी है ना, अगर एक हॉस्पिटल यशोदा नाम का 162 करोड़ रुपए की पार्टियों को चंदा दे देता है, सोचिए 162 करोड़ रुपए का, वो कहां से वसूलेगा? वो अपना प्रॉफिट कहां से निकालेगा? उसकी मजबूरी है कि एमआरआई के बाद एक्सरे कराना है या नहीं, उसकी मजबूरी है कि 4-5 ऐसे टेस्ट कराना जिनकी जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा वो? तो ये नहीं सोच रहे। सेम हाल पेपर लीक का है कि जिन कंपनियों को ये पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कंपनियां कभी पार्टी फंड में पैसा दे रही हैं, या फिर वो टेंडर ही लेके आ रही हैं कंप्रोमाइज करके, शर्तों को 50 करोड़ 100 करोड़ देके। तो वो वसूलेंगी कहां से? आपके तो पेपर लीक में हमारा हाथ नहीं है। तो ये सरकार जो कहते हैं ना, इसको मैं कैसे आपको समझाऊं कि प्रॉब्लम उपज कहां से रही है। जब तक ये उस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। हमने सर एक चीज तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही जी कि सरकार आप पे इतनी मेहरबान क्यों है? पैसा तो आप पे भी बहुत है, अभी तक ईडी इनकम टैक्स को आ क्यों नहीं रहा? आप इतने डंके की चोट पे बोल रहे हो, क्यों नहीं? ये लोग आपके घर क्यों नहीं आ रहे चाय पीने? अरे चाय पीने आएंगे तो पिला देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं, हो सकता है मेहरबान हो, ऊपर वाला मेहरबान है मुझे लगता है।
सरकारें हाँ किसी मतलब पे मेहरबान नहीं है, वो ऊपर वाला मैं मेहरबान देख है रहा, तो सब। मैं एक दिन किसी जगह पोस्ट देख रहा था, आपके बारे में लिखा था कि इतना पैसा, इतने करोड़ रुपया है, करोड़ों रुपया है आपके पास में, अरे और वो तब मीडिया भी आप। वाले ही चला रहे होंगे, वो डीएनए में चलाया था ना उसने भाई ने, हाँ, सही था वो वो, चलाते रहते इतना रुपया है आप पे। हैं। अरे पता नहीं, मुझे तो खुद भी नहीं पता है ये कैसे चला देते हैं। पता नहीं इनको जैसे मैंने अकाउंटेंट रखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब अगर ये गलत वो चला देते तो आप तो इनकी धज्जी उड़ा देते। नहीं नहीं, गलत ही चलाते हैं। खुद ही बोल रहे हैं कि कागजों में इतना है, वैसे इतना है। मतलब इनको अपनी देश की एजेंसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब पे भरोसा ही नहीं है। आप देखते नहीं हो मनोज तिवारी जी, राहुल गांधी देशद्रोही है। इनकी जो हम्म, एजेंसियां हैं, आईबी, एनआईए, इन पे भरोसा ही नहीं है कि कोई आदमी देशद्रोही होकर देश के अंदर रह रहा है। मुझे बड़ा ऐसा मजा लगता आया है कि पता है। सही काम करिए और सुनो सही सर, रास्ते पे करिए, ईमानदारी पे रहते हुए पैसा कमाइए, जीएसटी भरिए, इनकम टैक्स दीजिए। खैर मुझे कमाए हुए छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, मैं कोई बहुत पैसा अब नहीं कमाता हूँ। अब मेरा ध्यान इसी चीज में रहता है और शायद एक यही वजह है। अगर मैं सिर्फ कमाने पे ही फोकस करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार सबके पीछे ये हाल करती है कि आपकी कोचिंग बंद कर देगी, तो मैंने पहले ही बंद कर दी। कैसे करोगे बंद, ये बात है। बड़ा कलेजा चाहिए जब इस तरह लक्ष्मी जी मेहरबान हो, बरसात हो, उसमें बंद कर दो। आप लोग मरे जाते हैं पैसा कमाने के लिए, आप उस समय बंद करके बैठ गए। हाँ, मतलब एक ही चीज हो पाती है दोनों में से ना। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग अब चुप हो गए बिल्कुल, जिनको पता चला यार कोचिंग पे ताला डल जा रहा है, सरकार परेशान कर रही है, तो फिर आप कह रहे कि अब हम नहीं बोलेंगे। और ये देश तब तक नहीं बदल सकता जब तक लोग अपने हितों से आगे बढ़ के नहीं आएंगे। इस देश को बहुत कुछ बदलने की जरूरत है अभी। ये बात तो सही है, जब पहलगांव का हमला हुआ था तो बस मैंने 3-4 सवाल पूछ लिए थे, भाई सर गृह मंत्री कहाँ थे, आतंकी घुस कैसे गए। तो यूट्यूब से मिला है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप एंटी नेशनल हो, आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। तो मुझे उस समय चैनल बंद होना इतना बुरा नहीं लगा था, ये ऐसा लगा गाली माथे पे चिपक गई कि एंटी नेशनल हो। सुप्रीम कोर्ट ये में गया मैं, सुप्रीम कोर्ट में गया, नोटिस जारी हुए, तीसरे दिन चैनल खोल दिया, छठे दिन आके कह दिया कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया। और मैं हैरान कि मैं 6 दिन पहले एंटी नेशनल था, 6 दिन में मेरा मुद्दा खत्म हो गया। और मैंने ये उस समय जो आप कह रहे हो, यही मैंने कहा, मैं कभी एंटी नेशनल हूँ तो गिरफ्तार करो भाई, क्यों छोड़ दिया मेरे को। ऐसे ही ईरान अमेरिका के हमले में फिर से दोबारा फिर आया कि एंटी आप नेशनल सीएम हूँ। वांगचुक को देखिए ना कि ये चाइनीज एजेंट बता रहे थे एनएसए लगा करके, हाँ और हाँ पूरी हाँ। आईटी सेल ट्रोल कर रही थी। और वहीं इनके दो बड़े मंत्री, अरे स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे, जाकर सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य पूछ रहे हैं। आप बताइए, ये तो बेचारे मीडिया की भी बेइज्जती हुई, मुझे बड़ा खराब लगा। ये मीडिया बेचारी, वो नहीं होता कि हम किसी के लिए लड़े जा रहे थे, किसी के लिए लड़े जा रहे थे, नहीं, और वो दोनों जाके एक हो गए। तो मीडिया को बेटा बड़ी मुंह की खानी पड़ी। बट मैं तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूं कि अपने चैनल पे जब भी कहीं भाषण दो या कुछ भी बोलो, मैं कभी अपने ऑफिशियल चैनल पे वो सब वीडियो ही नहीं डालता कि आप आवाज बंद करने का बहाना ढूंढ लें। वहां मैं आपको A+B का होल स्क्वायर ही सिखाऊंगा। ये भी आप, लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से आपके अंदर तो दिमाग आया, नेताओं से ज्यादा दिमाग आपके अंदर है। अरे 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 अरे, हम्म, आपको पता है कि ये झारखंड प्रोटेस्ट में भी मैं दूसरे तीसरे दिन पहुंच के खूब हंगामा काट के आया, और तब फिर जाके धीरे धीरे वहां लोग पहुंचना शुरू हुए। तो आपको डर नहीं लगा वहां जा रहे हो, आपका मतलब आप तो जंतर मंतर वाले टीचर थे, वहाँ दूसरे वाले अच्छा, लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था, अरे आप ऐसा आम आप माहौल पहुंच। बना दिया था, मुझे तो बच्चों ने बड़ा वहां प्यार दिया, और मुझे सबसे ज्यादा प्यार ही झारखंड और बिहार में मिलता है। तो ये लोग उसकी बराबरी भी अभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए करना पड़ता है, लोगों के लिए सोचना पड़ता है। और जनता को बड़ी समझ है कि वो कैमरे के अंदर से भी ये पहचान लेती है कि आपकी आंखों में कितनी सच्चाई है। अच्छा अपने सर ईमानदारी ये बताइए, मन है राज्यसभा में जाने का? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा दिखता है, कभी जीवन में कुछ भी नहीं सोचा है ना। मतलब बस करते रहना है, करते रहना है। पता ही नहीं था। आप सोचिए कि मैं आज, आप पहचानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप जैसे तमाम लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार, बट मैंने पेपर लीक पे बोलते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, पता है पहले कोई अगर यूट्यूब पत्रकार भी हमारे पक्ष में एक ट्वीट कर देता था तो हम खुश हो जाते थे, यार करा है। मुझे अभी भी याद है कि 2020 में हमने रेलवे के खिलाफ मुहिम छेड़ी। आपको याद होगा, मोदी जॉब दो चलाया था, एक दिन में 70 मिलियन ट्वीट हुए थे। एकमात्र चैनल था एनडीटीवी का, रवीश कुमार ने हमें 20 सेकंड के लिए दिखाया था या 30 सेकंड के लिए कि इस टीचर से बच्चों का दर्द सुनिए। हम ऐसे चौड़ा हो गया यार कि चलो मीडिया ने देखा। एक हमने वो दौर भी देखा है पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते हुए कि हम लोग एक ट्वीट अगर कोई कर दे
कोई विपक्ष का ही नेता करके ट्वीट करके बता दे हाँ भाई इस एग्जाम में धांधली हुई है, सरकार ध्यान दे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आज आवाज उठाते उठाते यहाँ तक आ गए कि आज अगर कोई एग्जाम पेपर लीक हो तो मैं 8-10 सांसद तो अपने आसपास बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। तो कितना एक लंबा समय लगा उस चीज पे चीखते चीखते बोलते बोलते। तो इसी चीज का अच्छा लगता है कि कुछ सुधार हो। अभी भी मेरी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से भी, चाहे वो अभिजीत दीप के हों, आशुतोष रांग का, यही कहना है कि अभी इस प्रोटेस्ट से ये एक बड़ी मांग जरूर पूरी हुई है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए और चीजें निकल के आए। एसएससी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो बंगाल में कह के आए थे गृह मंत्री जी, वो मिल जाए। ये सब मांगे भी अगर हम मनवा लेते हैं, बच्चों के लिए एक मौका और मिल जाता है और जो कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है वो हो जाते हैं, तो उसी में बड़ा सुकून है लोगों के लिए सोच पाना, कर पाना। अभी आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट आपको अच्छा लगेगा। हुआ क्या, सीपीओ का एग्जाम हुआ। सीपीओ में जो भर्ती होती है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर। उसमें क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेडिकल के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें इन्होंने क्या किया, 6 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटा दिया, उनकी पोस्ट ही बदल गई साहब। जब आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उनका हट जाएगा तो उनको नीचे की पोस्ट मिल जाएगी। मैंने खुद डायरेक्ट चेयरमैन साहब को कनेक्ट करने की कोशिश की, उन तक खबर पहुंचवाई, कोई हल नहीं। मैं उन बच्चों को लेकर के कैट चला गया। कैट ने नोटिस जारी किया और इनको पूछा कि पूरा हिसाब किताब हमें बता दो। उससे पहले ये लोगों ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया और उन बच्चों को वापस अपनी पुरानी वाली पोस्ट मिल रही है, जिसमें एक का तो ऑफर लेटर भी आ गया। तो ये जो चीज है ना, जो बाहर भी नहीं आती रील के थ्रू, ये जो सुकून देती है, इसका कोई तोड़ नहीं। ये जो बच्चों की मदद पहुंचाते हैं उनको। बताइए कि बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, 700-800 किसान मर गए और लंबा समय चला, और भी आंदोलन हुए। आपको लगता था कि ये जो छात्रों का आंदोलन हुआ, मैं जहाँ तक राजनीति को समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस आंदोलन को शुरुआत में सरकार ने मदद करी। मदद इसलिए करी कि राम मंदिर चंदा चोरी भयंकर चल रहा था और सरकार की इतनी छींचा लेदर कभी नहीं हुई थी, क्योंकि गली गली में चंदा चोर, चंपत राय चंदा चोर और बीजेपी चंदा चोर नारे लगने लगे थे। तो इनको लगा था शुरू में, जहाँ तक मैं समझ पाया, कि इनको लगा कि थोड़ा वो छात्रों का होगा, मीडिया तो हम जो फोन करेंगे दिखाएगी गोदी मीडिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। मतलब वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, वो सत्ता के घमंड का हुआ, सत्ता के अहंकार का हुआ। मैंने तो एक दिन पहले कह दिया था कि 100% होगा। हाँ, तमाम इंटरव्यूज में कहते थे एक दिन पहले, मैंने कहा 100% होगा। क्यों आप क्यों इतने मुतमिन थे? सरकार ने जब टाइम मांगा और जब मैं इन लोगों को पूछता था कि किस तरीके से बात हुई, तो मेरा अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहा था कि 100% करा लेंगे। और बात यहां तक आ गई थी ना, इस्तीफे की मांगे और लोगों की भी आने लग रही थी और सरकार को ये समझ में आ गया था, मोदी जी को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने बिहार में कहा था, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, कि इस आंदोलन में हर जो बच्चा आज जिसको आपने बेरोजगार बिठाया हुआ है वो इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, एक एक बात रिकॉर्ड करके बाहर जा रही है। जरूरत ही नहीं लग रही थी मीडिया की। आप पूछिए वहां मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों से, मुझे उनके लिए दुख लगता था जब अभिजीत दीप के बोल देता था टाइम नहीं है 2 दिन तक। मैंने कहा यार ऐसे बेइज्जती नहीं, प्लीज। बड़े बड़े पत्रकारों की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे। बोला नहीं सर बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये हालत थी वहां पे लास्ट टाइम, और लोग तो बहुत बाद में पहुंचे हैं। अभी जितने भी लोग करना, हमने जंतर मंतर कवर किया, हमने जंतर मंतर कवर किया, कब किया इनको पूछे, 15, 16, 20 दिन हो गए थे। जब मैं गया था ना दूसरे तीसरे दिन, जब वहां पता चला था कि आज सुबह 40 लोग हैं, मैंने कहा नहीं यार, लोगों ने मुझे कहा अरे इस आंदोलन में तो कोई दम नहीं है। तो मैंने कहा हम किस लिए पैदा हुए, दम डालेंगे हम। जब मैंने वो पहला भाषण दिया वहां 1 घंटे तक जबरदस्त भीड़ भी बहुत आई, 1000, 1500 लोग थे, और उसके बाद फिर वो बनता चला गया। वरना क्या हो रहा था ना, लोग ऐसे डरे थे, अरे हम क्यों जाएंगे, सीजेपी से बच रहे थे लोग। ऐसे लग रहा था जैसे सीजेपी तो 8-10 करप्शन घोटाले में इन्वॉल्व है, कोई सामने नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई पेपर लीक का मुद्दा है, सीजेपी का नहीं। वो तो चले जाएंगे, नहीं होगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकार को पता पहले क्या लगा, सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपनाए। पहले इनको लगा कि हम सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो भीड़ निकल जाएगी, नहीं निकली। इनको लगा सोनम वांगचुक का हम ये तोड़वा देते हैं अनशन, और बोल देते हैं कि बिना इस्तीफे के ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है और चर्चा होनी चाहिए संसद में, तब भी भीड़ नहीं गई। सरकार ने ऐसा नहीं कि अपनी कोशिश नहीं की। पहले मोदी जी आ रहे थे, 30 दिन तक आए थे क्या मोदी जी? पहले उनके सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे थे, राजनाथ सिंह के जरिए उनका ट्वीट आया।
फिर शिक्षा मंत्री का मामला है, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। मुझे तो उस बच्ची का बड़ा अच्छा लगा जिस बच्ची ने प्रधानमंत्री जी को गाली दी, उसका जब वीडियो आया तो उसने लोगों का कहना है कि अपनी बहन से माफी मंगवा दी। पता आपको भी आया होगा नॉलेज में। मैंने कहा जब यहाँ शिक्षा मंत्री की जगह स्वास्थ्य मंत्री आके बात कर सकता है, प्रधानमंत्री की जगह राजनाथ सिंह ट्वीट कर सकता है, उसने भी माफी मंगवा दी बहन से, क्या गलत है? और फिर इन्होंने गाली को इस तरीके से बना लिया। इनको ये डर भी हो गया कि जिस तरीके से अब बच्चा अपनी क्रिएटिविटी पे आ रहा है, जो छोड़ ही नहीं रहा है यार, मेलोनी तक को मैसेज करना, आप बताइए। हाँ सही बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलो यार ये क्या चल रहा है, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ बुलशिट, ये एकदम नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे इसको कंट्रोल करोगे, करो बस किसी तरीके से। तभी तो मोदी जी रात को 12 बजे आ रहे, हेलो फ्रेंड्स, इतना आसान था। और फिर गाली की बात पे भी बड़ा आप देख रहे होगे कि बहुत माहौल बन रहा है और बड़े लोग ज्ञान देने आ रहे हैं, गाली तो होनी नहीं चाहिए, ये समाज कैसा हो गया, इस समाज को संस्कार नहीं है। साहब मैं भी गाली नहीं देता हूं, उसकी 2 वजह है कि मैं शिक्षक हूं, लेकिन मैं शिक्षक होने से पहले भी गालियां नहीं देता था। बट क्या गटर छाप गाली नहीं है? क्या बंदर कह देना, कॉकरोच कह देना, ये सब गालियां नहीं है? गालियों की सीमा कौन तय करेगा कि कौन सी गाली है कौन सी नहीं? या तो अभिव्यक्ति की आजादी में आप बता दीजिए 15-20 टर्म लिख के कि ये गालियां ये नहीं है, आप बताइए कौन तय करेगा? जो आप देंगे, जो रमेश बिदुड़ी जी ने संसद में बोला, इतना उलूल जुलूल तमाम तरीके की बातें बोली, क्या वो गाली नहीं थी? संसद की गरिमा को कितना ये लोग ठेस पहुंचा देते हैं, कुछ भी बोल के। लीडर ऑफ अपोजिशन को कंगना ने क्या कुछ नहीं कहा, आप बताइए, क्या ये गालियां नहीं है? केवल गालियां तभी हैं कि जब प्रधानमंत्री जी को गई तो वो गालियां, नहीं तो नहीं। और आप क्या परोस रहे हैं इतने दिनों से? धुरंधर 2 में आपको पता है कितनी गालियां हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, वो बस ज्यादा पैसा। तो मूवी वाले एक सेकंड में रुकूंगा। सेंसर बोर्ड कर रहा है, देखिए मैंने बड़े मन से, जैसे अपना सर आप भी अपने मन का काम करते हैं, ऐसे ही मैं अपने मन का काम करता हूँ। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं थिएटर करता था, तो मुझे बॉलीवुड बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो मैंने सोचा कि यूपी में रह के जितना चैनल को करना चाहिए उतना कर ही रहा हूँ। 4 साल से लगभग नंबर 1 चल ही रहा हूँ, देश में नंबर व्यू आ रहे हैं, तो और क्रिएटिव काम करना चाहिए, समय ज़्यादा बचना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैं मुंबई गया, मैंने बड़े मन से एक पिक्चर बनाई और बिल्कुल नया काम था। मतलब एक पत्रकार ऐसे पिक्चर बनाए, पिक्चर का नाम साहिया है, ऐसे HIYA साहिया, लव स्टोरी है। और नीरज काव्य, रिंकू राजगुरु, शांतनु महेश्वरी, और कोई एडल्ट सीन नहीं, किसका भी सीन नहीं, कोई हिंसा ऐसी नहीं। सेंसर बोर्ड में जब बुलाया गया मेरे को, मैं भी गया, तो मुझसे बोले कि हम इस पिक्चर को अप्रूवल नहीं दे सकते, रिव्यू कमेटी में। मैं हंसा, मैंने कहा आपके कहने से पहले मुझे पता था अगर 4 PM नाम लिखा है तो आप सेंसर बोर्ड मुझे परमिशन दे नहीं सकता। तो आपने जो सेंसर बोर्ड की बात की, तो सेंसर बोर्ड ये भी करता है कि अगर देखता है केरला स्टोरी को, कश्मीर फाइल को मंजूरी दे दी, धुरंधर की गालियों को मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन जिस पिक्चर में कोई नहीं है मेरी ऐसी साहिया जैसी पिक्चर को, उसको वो परमिशन सेंसर बोर्ड नहीं देगा। बताइए, तो आप सही कह रहे हो। आप बताइए, OTT पे मिर्जापुर में मुन्ना भैया दे रहे हैं तो डायलॉग है, तालियां बज रही हैं साहब, हैं? और यहाँ जैनजी बोल रहा है तो वो गाली है। तो ये क्यों नहीं रोका? जैनजी आईना है, जो आप विरासत में दे रहे हैं वो आपको लौट के मिल रहा है। बिल्कुल। एक बार जब समय रहना वाला शो शुरुआत में जब विवाद हुआ, तो एक चैनल ने डिबेट रखी, मुझे ही बुलाया उसमें। तो सब लोग समय रैना को और इलाहाबादिया को गाली दिए पड़े थे कि ये तो संस्कारहीन लोग हैं और बर्बाद कर दिया। तो मैंने उसमें एक तर्क रखा कि भैया इनको सुनने के लिए 2000 रुपये का टिकट लेके जा कौन रहा था? मेरे और आपके बच्चे ही तो जा रहे थे। सही बात है। मेरे बच्चे भी थे, मेरे बच्चे खुद के बच्चे भी थे, जिनको समय रहना अच्छा लग रहा था। मेरे अभी दोस्तों भी के लग बच्चे रहा है, जिनको समय रहना अच्छा लग रहा ये था, क्यों आ गया और दुनिया हाँ, पसंद कर रही है। पसंद लगाइए कर रही पता है। कौन पसंद कर रहा है। तो कौन है ये जैन जी? क्यों पसंद कर रहे हैं? आप समाज को अपने आईने से गौमूत्र पिला के बच्चों को पाल लेंगे, कावड़ यात्रा निकाल के बच्चों को पाल लेंगे। बच्चा बदल गया है, उसकी सोच अलग है, वो आपकी हम अब तो उसको कह अब रहे हैं अच्छा ये गलत है, ये गलत है, तो आप नैतिक शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? हाँ, क्यों नहीं सिखा बताइए पाया ना। समाज को? हाँ, आप क्यों नहीं समझा पाए समाज को? आपने ठीक वक्त पे उसको जॉब नहीं दी। आज इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है? अश्लीलता, वल्गैरिटी सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, आप एकदम बताइए, कौन मूवियाँ हैं। एक बच्चे को जिस दौर में किताब पकड़ने की आप कहते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, उस दौर में लाखों इंजीनियर इसीलिए लगे हैं कि वो अगला रील स्वैप कर ले, हाँ, नोचने के लिए कंपनियां लगी हैं। आप बताइए गलत कह हाँ, रहा हूं तो बिल्कुल तो ठीक कह आप रहे हैं, लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है। हम्म
नहीं, और फिर आज मतलब अलग अलग तरीके की चीजें। जेन जी को जो है यार, हमारे आपके दौर में हमारी टेंशन होती थी कि 4 लोग क्या कहेंगे, जिस उम्र में हम आप थे। जेन जी से पूछिए, उसकी उम्र में ये टेंशन है कि 4 लाख लोग क्या कहेंगे। चल घंटा बजे बताइए, तो फर्क नहीं पड़ता, 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा सही हूँ, बात है। हमारी जनरेशन में कंपैरिजन मोहल्ले के 10 बच्चों से होता था, और आज एक हाँ। 18 साल का बच्चा जब सुबह इंस्टाग्राम खोलता है, उसकी तुलना होती है दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल लोगों से, उसकी तुलना शुरू होती है। हम्म। तब सोचिए उसके अंदर कितनी बेचैनी होगी। और इनके हाथ हम्म। में मोबाइल किसने दिया है भाई? मोबाइल हम ही लोगों ने हम्म, इनके हाथ में दिया है। और सही मोबाइल नहीं बात है। दिया, हमने इनको दुनिया का कंपटीशन पकड़ा दिया है। तो इसमें सारी गलती जेन जी की नहीं है। ये सोचिए कि हाँ। हमने एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना दी है जहां करोड़ों जेन जी रोज घंटों मोबाइल पे है। इनको नहीं दिखा था, आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने की शर्त क्या थी? जो 11-11 घंटे मोबाइल पे रहते हैं, आलसी है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंता का विषय था। जिस दिन 3 दिन में 22 मिलियन लोग जुड़ गए थे, हम्म। नहीं था चिंता का विषय। आप बताइए हम्म। फिर, और वो क्या हम्म। सीखेगा इंस्टाग्राम पे? हम्म। आप बताइए, अच्छा। उस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है इंस्टाग्राम पे? गुस्सा, गाली, हम्म। नफरत, अश्लीलता, ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सी, सनसनी, ये सब बिक रहा है। तो आप क्या यही उससे बिक रहा उम्मीद है। करते हैं कि वो संस्कार सीख रहा है? नहीं। आप एक कमरे में साफ धुआं भर दीजिए और फिर कहिए कि साफ सांस लीजिए, कैसे ले लेगा? हम्म। आप कहते हैं जनजी में पेशेंस कम हुआ है। क्यों भाई? आज इंस्टेंट फूड अवेलेबल है, इंस्टेंट डिलीवरी अवेलेबल है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। वो बेचारे को सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए, और मोदी जी ने कह दिया पढ़ लिख के क्या करना है। कभी आपने सुना मोदी जी ये प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है? वो क्या करते हैं चुनावी भाषण में? उन्होंने पता किन लोगों को अवार्ड दिए हमेशा? जो लोग गेम खेलना सिखा रहे हैं, उनको प्रमोट करते हम्म। हैं। कहते हैं ये तो रील्स पे रील्स बन रही हैं। उसके आगे की लाइन बोलना भूल जाते हैं कि इसके पीछे लाखों इंजीनियर्स की मेहनत लग रही है। बेटा, अच्छे इंजीनियर्स भी बनाया जा सकता है। हम्म। बताओ आप। तो सवाल यह है कि ये इंस्टेंट की आदत किसने लगाई है? पूरे दिन में 10 बार नोटिफिकेशन आता है, 10 मिनट में खाना। कौन सा खाना खिला रहे हैं भाई? 10 मिनट में खाना आ रहा है। कंपनी कहती है आज ऑर्डर करो, आज डिलीवरी। रील्स कह देती है 30 सेकंड में इतना एंटरटेनमेंट की पूछे मत। एडवर्टाइजमेंट ऐसे चल रहे हैं, आपको लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ठीक से काम कर रहा है? कितने बच्चे 99 रुपए में फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए, जिंदगी बदल जाएगी। और उस सोचिए पूरी इकोनॉमी जहां उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेच रही हो, और फिर वो सोसाइटी लेक्चर दे रही है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। ये हिपोक्रेसी अच्छा। नहीं तो क्या? मैं आज अपना एक शो स्टार्ट कर रहा हूं संजय भैया। तो एक शो मैं अपना लेके आ रहा हूं, एक अलग यूनिक शो होगा जिसमें मैं अरे देश हित वाह। की बात, ठीक है? कब कब तो से ये तो खुलासा कर रहे हैं आप भाई? पहले तो कभी जिक्र आया नहीं ना शायद, ये ना। नहीं कभी नहीं आया, तो अभी अरे कर वाह। रहा हूँ जिसमें मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत का सच क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया क्या होना चाहिए था और क्या है। इस तरीके की वाह। बात है, लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ मैं। तो मैं कब उसके से आएगा लिए प्रोग्राम ये? बस कब बहुत से शुरू जल्दी कर रहे हैं? आएगा। बहुत जल्दी, वाह। बहुत जल्दी। तो क्या बात है। मैंने क्या किया, तो मैं उसके लिए एक थिएटर देखने गया, ठीक है? और जब मैं उस थिएटर को देखने गया तो उस थिएटर में बड़ा मुझे खराब भी लगा कि कोई भी मूवी नहीं चल रही थी। और मतलब मूवी चल रही थी बट कोई भी देखने वाला नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, चल क्यों रही है? बोले एडवर्टाइजमेंट वालों को कंपलसरी होता है ये दिखाना कि मूवी चल रही है। आपको दिखाता हूँ हिप्पोक्रेसी। ये लोग कहते हैं ना, प्रधानमंत्री कहते हैं हिप्पोक्रेसी की सीमा होती है। आप देखिए साहब, ये हिप्पोक्रेसी की सीमा दिखा रहा हूं मैं आपको। ये गजब देखिए, आदमी है आप भी। ये देखिए आप, इसमें मूवी हाँ। चल रही है, नीचे क्या लिखा है पढ़िए। धूम्रपान करना हाँ। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हाथ में सिगरेट देखिए। और हाँ। पता है सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कौन है? पहचान पा रहे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। कौन दिख रहा है? मैं थोड़ा आगे, अब बताइए पहचान पा रहे हैं? अच्छा, ओके ओके। अरे क्या पहचान नहीं पा बात रहे है। आप? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शक्ल तो याद अरे है। अरे, ऐसे मजा नहीं आएगा अगर आप पहचानेंगे नहीं। मैं चाहता हूं आप वो जो बोलें। थोड़ा ये ना लाइन, वो स्क्रीन पे ना उल्टा रिवर्स दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप आपको बताइए। पूरा क्लियर दिखाऊंगा। अभी आएगा, चेहरा भी आएगा। अभी सिगरेट देख हाँ। लीजिए पहले आराम से, हाथ में की सिगरेट दिख रही है ना? अच्छा, अरे अपने सांसद जी जिंदाबाद। अब देखिए नीचे क्या लिख रहा है? गोरखपुर धूम्रपान करना सांसद। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सांसद हम्म। जी सिगरेट पी रहे हैं पिक्चर में ही सही, जिनको आपने हम्म। नीति बनाने के लिए भेजा हुआ है। ये हम्म। है हिपोक्रेसी। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। और आप उस दौर में क्या सिखाना चाहते हैं? अरे बच्चे क्या सीख रहे हैं, और दो क्या बच्चे सीख बैठे हैं रहे सामने। बच्चे दो हैं? बैठे हैं सामने, तो बच्चे क्या सामने बैठे सीख हैं। रहे हैं? ये बताते हैं कि यार ये जनरेशन। लेकिन इनको प्रॉब्लम एक्चुअली गालियों से नहीं है, मैं आपको बताता हूँ संजय भैया। इनको प्रॉब्लम है कि ये पीढ़ी सवाल पूछती है।
बस वो हमारी आप समस्या है। हाँ, हमारी आपकी जनरेशन ने खराब नौकरी में भी 30 साल निकाल दिए क्योंकि हम सोचते थे लोग क्या कहेंगे। लोग हमारी कहेंगे। आपकी जनरेशन गलत रिश्ते निभा देती है सालों साल, लोग क्या कहेंगे। हम लोग मन का काम नहीं किए, अरे यार लोग क्या कहेंगे। जैन जी कहता है लोग क्या कहेंगे, लोगों की प्रॉब्लम है। अगर ये भी मैं सोचूंगा कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये बिल्कुल सही जनरेशन बात। बात जैन जी मेंटल पीस की बात करती है। हमने आपने कभी वर्क लाइफ बैलेंस की बात की? नहीं, ये करती है। ये जब इंटरव्यू देने आती है तो पूछते हैं कितने घंटे काम कराएंगे। अगर बॉस गलत है तो ये बॉस को भी गलत कह देती है। ये ऐसा नहीं वो है कि समझ। पुरानी किसी भी परंपरा को सिर्फ यूं ही मानने के लिए तैयार हो जाएगी जैसे हम लोग मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये तभी मानेगी जब आप इसको कोई अच्छा तर्क देंगे, वरना ये आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। तो बात ये है। अच्छा अपने सर, ये अपने विश्व गुरु जी अचानक इंस्टाग्राम पे हेलो फ्रेंड्स कहने आए क्यों, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, उनको ये लग रहा है कि मैं ना वो जेन जी ये जनरेशन है, ये इंस्टाग्राम पे है, सबको ही लग गया है, तो मैं इससे बात करूंगा। वो एक दो बार लोग सुन रहे हैं और फिर देश के सारे सांसद सब मिलके लग जाते हैं। मोदी जी की रील्स पे इतने व्यू आए हैं, इतने व्यू। यार एक बात बताओ, एक लड़का है अभिनव बिष्ट, आपको पता है उसकी रील्स पे कितने व्यू आए हैं बताऊं? 183 मिलियन। और प्रधानमंत्री बाप जी रे। के 314 या 400 मान लेते हैं, तो लगभग आधा है। तो क्या उसको आधा प्रधानमंत्री बना दो, उप प्रधानमंत्री उसको भी बना दो? यार ये लोग कैसे कैसे लॉजिक देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीड़ आई है, ये देखो पीएम पॉपुलर है, मीडिया दिखा रही है। यार पॉपुलैरिटी विल डिसाइड कि पीएम अच्छे हैं बुरे हैं। राहुल गांधी कम पॉपुलर है या और कोई व्यक्ति कम पॉपुलर है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर है वो अच्छा है। अरे साहब जाकिर खान जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत भीड़ आती है। अपने भैया, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिडनी में बैठा हूँ। पिछले 11 दिनों से यहीं हूँ। और जी। वो जो ऑस्ट्रेलिया का सच है ना, मैं तो सुन के मेरे होश फाख्ता हो गए कि अच्छा। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो 2014 में जो करता धरता था, विश्व हिंदू परिषद का नेता था, इधर 2014 में वो गए, वो जेल चला गया। 30 मुकदमे रेप के थे, सिर्फ मात्र 30। हम्म। वो जेल चला गया। ओ। इस बार प्रधानमंत्री जी आए तो 30,000 लोगों को लाने के लिए, बस ट्रेनें हवाई जहाज लाने के लिए सिर्फ 30,000 लोग लाए गए थे। अंबानी अडानी से कह दो मैं और आप जाऊं तो 40,000 लोग, अगर अंबानी अडानी चलेंगे तो अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में 40,000 लोग आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ज्यादा लोग, अरे 40,000 सब लोग पैसे लाना कितना बड़ा काम है। पहले व्यूज। जब प्रधानमंत्री जी के व्यूज आए तो मैंने पता किया व्यूज पे भी कि यार व्यूज कैसे आ सकते हैं, तो पता चला 6,80,000 रुपए का खर्चा है, 300 मिलियन आ जाएंगे। 6,80,000 में, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। और इससे डिसाइड नहीं होगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं। यार आप एक बात बताइए, आज बच्चा डिग्री लेके बैठा है, मेहनत करते करते हमने ये सिखाया था तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और बेचारा पढ़ाई कर रहा था, भर्ती का इंतजार करता है, भर्ती आती है, परीक्षा का इंतजार करता है, परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट का इंतजार करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कहीं चीटिंग हो जाती है, फिर कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। फिर आप बताइए कि हम उस 27 साल के युवा से पूछने लगते हैं बेटा अभी तक सेटल नहीं हुए तुम? तो ये जो सही सिस्टम बात है। उसको फील कर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए? आज सोचिए, इस डर से युवा किताबें छोड़ रहा है। ये डर होना चाहिए हमारा। आज किसान अपने बेटों को कहता है कि बेटा तुम खेती मत करना, तुम पढ़ाई लिखाई करके कहीं दूर सेटल हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसका सड़ा आलू 1 रुपए में बिक रहा है, टमाटर सड़कों पे मारा फिर रहा है। उस एक किसान आज खेती करके सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा है और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को खेती नहीं करने देना चाहता है। तो क्या ये देश के लिए चिंता की बात नहीं है कि आगे अन्न कौन उगाएगा? बताइए आप। ठीक बात है, ये ये ज्यादा सब नहीं चिंता की कर बात है। तो ये ये ज्यादा। सब चिंता के विषय नहीं है। इनको क्या है, भीड़ कैसे इकट्ठी। एक्चुअली क्या है ना, इसीलिए इन्होंने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को भी समझ लिया था कि ये इनका वाला ही है, ऑर्गेनिक नहीं है। ये अपनी तरह समझ हाँ। गए थे इसको। अभी भी तो यही एक चीज चलता है और, ना। अभी भी मीडिया एक चीज कहता और है अरे लास्ट में अपोजिशन पार्टियों ने आकर के हाईजैक कर लिया, अपनी रोटियां सेक ली। तुम सेक लेते यार, तुम्हारे हाथ में सरकार है, 21 राज्यों में तुम्हारी सरकार है। गैस चूल्हा सिलेंडर से लेकर के तवा तुम्हारे पास है, लाइटर तुम्हारे पास है, तुम्हारे होते हुए इन सब के ये रोटियां सेक ले रहे हैं। बताइए। ठीक बात है, सही बात है। वो जो है, मेरे को एक और चिंता की बात लग रही, कभी ऐसा गोदी मीडिया का लाइव डेमो कभी नहीं हुआ। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये गुस्सा तो कभी आगे भी बढ़ सकता है। नोएडा के हम्म। स्टूडियो में भी डर के माहौल था कि कपड़े अगर फटे हैं सड़कों पे, तो जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बैठ के, तो लोगों को जैन जी तो ये भी समझा सकता है कि यार ये ठीक नहीं है, तुम लोग समाज में नफरत फैला रहे हो।
गोदी मीडिया के प्रति इतना गुस्सा क्यों था? वो मुझे दिल्ली में भी दिखाई दिया और बाकी जगह भी दिखाई दिया। मैंने 1 महीने पहले कहा था, जब पेपर लीक पे हम लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि जब भी पेपर लीक पे आंदोलन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले मीडिया टारगेट होगी। 1 महीने पहले का मेरा वीडियो था इस प्रोटेस्ट से, और बाप वही रे! सेम चीज हुई। कि एक बात बताइए, लोगों का दर्द बयां करने की जिम्मेदारी किसकी होती है लोकतंत्र में? मीडिया एक पुल का काम करती है जो लोगों का दर्द बयां करती है सरकार तक। आपको पता है, इस आंदोलन का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता अगर मीडिया ने इसके नेगेटिव्स ना दिखाए होते। सरकार नाराज है मीडिया से कि तुमने हमें बताया नहीं असली सिचुएशन क्या है। तुम तो ये कहने लगे कुछ नहीं, 40-50 लोग हैं, 100-150 इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ नहीं। ये सरकार को ये बोलते रहे, इन्होंने अंधेरे में रखा सरकार को भी। तो जो इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने ठीक तरीके से ना सरकार के प्रति निभाई, ना लोगों के प्रति निभाई। कई बार क्या होता है कि हम चाटुकारिता में, चापलूसी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं, हम देख ही नहीं पाते एक पक्ष, और समझ नहीं आता ये क्यों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार इनके लिए क्या कर रही होगी, आप मुझे बताइए, क्या दे रही है? ऐसा तो है नहीं कि पैसे दे रही हो? इनसे पूछ के गए थे कि उसको जूस पिला लाएं या ना पिला लाएं, इनसे पूछ के इस्तीफा हुआ। आपको पता है, इस्तीफे से एक दिन पहले मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि सूत्रों से खबर आई है कि इस्तीफा नहीं होगा। इन्होंने चलाया है, जिस दिन हाँ, इस्तीफा चला हुआ है। उससे पहले यार इन्होंने इतनी थू कराई है, और सरकार ने इनके हर सूत्र पे चोट की है कि ये हर चीज गलत दिखाते हैं। यार इन्होंने उस धर्मेंद्र सांप को नहीं मार दिया था मौत से पहले, ये जो दिखाएं तो समझ लो कि उल्टा है। तो अब जनता समझ, इनका भविष्य कितना बचा है आपको क्या लगता है? मुश्किल से और 4-5 साल। ये पीढ़ी तो बस इनको सुनती है, हमारी वाली पीढ़ी भी नहीं 5 सुनती। साल नहीं जो सुनती, एक नहीं महीने सुनती। वाली पीढ़ी है वो बस देख रही है। आप देखिए ना इनके रेवेन्यू कैसे गिर रहे हैं, एकदम नीचे आ गए बिल्कुल। सोचिए, इन लोगों को अपना अपना भविष्य नहीं दिख रहा। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि देश के भविष्य और छात्रों के भविष्य पे बात करेंगे? इनको अपना भविष्य आप देखते नहीं हो। 4 महीने इधर पाठशाला में, 5 महीने उधर पाठशाला में, कितनी पाठशाला। जल्दी ये एक दूसरे से बदल रहे हैं ये। तुम हाँ। इधर आ जाओ, वो इधर चले जाएं, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चली जाओ। डिजिटल बोर्ड ले आए हैं यार, ये मास्टर बन रहे हैं। मतलब लिखना हुँ। नहीं आ रहा, मास्टर बन रहे हैं, अलग लेवल पे चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ डर सरकार को लग रहा है, अब तो जैन अल्फा छोटे-छोटे बच्चे, अब वो स्कूल में फीस है, गंदगी है, तमाम मुद्दों को लेके सड़कों पे आ जा रहे हैं। ये देश में जो काम बड़े-बड़े नेता नहीं कर पाए, उन बच्चों ने करके दिखा दिया। ये ये क्या सोशल मीडिया अलग। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था कि जवाबदेही मांगना, कि डर के नहीं रहेंगे। आप देखते नहीं हो यार कि मिड डे मील की क्या हालत है? क्यों नहीं हुँ। पूछा जाए सवाल? अब अगर इसी तरीके, यही चीज तो मैं कहता था कि भाई अगर आप गांव में हो तो प्रधान को घेरो, उससे सवाल पूछो। टाउन में हो अपने विधायक से पूछो। अगर इस तरीके से जनरेशन हो गई, सही गलत का अंतर उनको समझ आने लगा, तो देश अपने आप बदल जाएगा। इसकी जरूरत थी, अभी और जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है और मुझे लग रहा है ये क्रांति अभी और बढ़ेगी। अमृता साहब, बिल्कुल बहुत-बहुत बड़े। शुक्रिया, आपके संग मज़ा आता है बात करने में, आपको फिर परेशान करता रहूँगा मैं। अरे थैंक यू अरे भैया। थैंक तो ये थे अभिनय सर, पूरी बातचीत आपने सुनी और सही कह रहे हैं कि इस जैन जी को आप तर्कों से हरा सकते हैं, कुतर्कों से नहीं। आपके सारे सिस्टम को, सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया है और अब ये जैन जी, जैन अल्फा जाग गया है तो नेताओं के भ्रष्टाचार को, उन नेताओं की फर्जी कहानियों को ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।